नेबुला मैथ्स के इस वीडियो में हम लोग 3 फरवरी 2021 को डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर की गणित की जो परीक्षा हुई थी उसके पेपर को हम लोग एक एक करके विस्तार से और तर्कपूर्ण ढंग से हल करेंगे। पहला सवाल आपके सामने दिख रहा है। 18,090,25 के वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात करनी है। यह बहुविकल्पी प्रश्न है। इसमें वर्गमूल नहीं निकालना है, केवल यह पता करना है कि यदि वर्गमूल निकलेगा तो उसमें कितने अंक होंगे। मैंने चतुर्थ सेमेस्टर गणित का रिवीजन का एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो में मैंने ये सेम सवाल आपको समझाया था। एक बार फिर समझ लेते हैं। क्या करते हैं कि ऐसे सवालों में इस साइड से अंकों का जोड़ा बनाते हैं। एक जोड़ा बना 2 और 5 का, दूसरा 9 और 0 का, तीसरा 8 और 0 का। इसी तरह लास्ट वाले का भी पेयर बनाते हैं। एक का पेयर नहीं बन पा रहा है तो कोई बात नहीं। अब जितनी लकीरें ये लाल वाली आई है 1, 2, 3, 4 उतने ही अंक वर्गमूल में होंगे। यहाँ लास्ट में पेयर बन जाए तो भी ठीक, नहीं बने तो भी ठीक। यदि आप इसका वर्गमूल निकालेंगे भी तो आएगा 1345 और इसमें देख रहे हैं कि 4 अंक हैं। तो इस प्रश्न का विकल्प नंबर 3 सही है। दूसरा सवाल स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो दोनों सिक्कों पर पट आने की, पट माने टेल आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। इस सवाल को भी कई बार मैंने बताया है, एक बार और समझ लेते हैं। 2 सिक्के हैं, दोनों को एक साथ उछाला जाता है तो प्रतिदर्श समष्टि बनेगा। हो सकता है कि पहले पर हेड आवे, दूसरे पर टेल आवे। ये हो सकता है पहले पर टेल आवे, दूसरे पर हेड आवे। ये भी हो सकता है कि दोनों पे हेड आ जाए, या ये भी हो सकता है कि दोनों पे टेल आ जाए। कुल 4 स्थितियां हैं। NS इस सैंपल स्पेस में नंबर कितने हैं? 4, 1, 2, 3, 4। अब इवेंट क्या है? इवेंट ये है कि दोनों पर टेल आना चाहिए, TT ये इवेंट है। इसमें कुल नंबर कितने हैं? एक ही नंबर है, 1। ये पूरा का पूरा 1 नंबर। प्रोबेबिलिटी का सूत्र आप जानते हैं, PE बराबर NE बटे NS, यानी NE 1 है और NS 4 है। 1/4 उत्तर आया और विकल्प नंबर 1 सही है। प्रश्न नंबर 3 देखिए। यदि लंब वृत्तीय बेलन तथा लंब वृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई समान हो तो उनके आयतनों का अनुपात होगा। लंब वृत्तीय बेलन, इस तरह से बेलन बनता है लंब वृत्तीय, और शंकु ऐसे है। दोनों की त्रिज्या बराबर है और ऊंचाई भी बराबर है। आयतनों का अनुपात पूछा गया है। इसका आयतन होता है V1 बराबर पाई R स्क्वायर H और शंकु का आयतन होता है V2 बराबर 1/3 पाई R स्क्वायर H। अनुपात पूछा जा रहा है, दोनों को भाग करेंगे, ये पूरा का पूरा कट जाएगा, ये 3 ऊपर जाएगा, 3/1 यानी 3 संबंध है 1। तो इस तरह से देख रहे हैं कि बेलन का आयतन शंकु के आयतन का 3 गुना है, यानी विकल्प नंबर 2 सही है। अब आपको स्क्रीन पे चौथा सवाल दिखाई दे रहा होगा। साइन स्क्वायर 45 अंश प्लस कास स्क्वायर 30 अंश का मान ज्ञात करना है। आपको याद होगा कि मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें हाथ की अंगुलियों की सहायता से साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा आदि का मान याद करने का तरीका बताया था। आपको याद होगा कि साइन 45 अंश का मान होता है 1/2 इसका स्क्वायर करेंगे। कॉस 30 अंश का मान होता है 3/2 इसका स्क्वायर करेंगे। बराबर यहाँ हो जाएगा 1/2, यहाँ हो जाएगा 3/4 और इसे हल करेंगे तो आएगा 5/4 और विकल्प नंबर 3 सही है। प्रश्न नंबर 5
बहुत ध्यान से पढ़ने वाला क्वेश्चन है। यदि किसी वर्ग की लंबाई और चौड़ाई दोनों को 50% बढ़ा दी जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ जाएगा। पहले तो ये वर्ग है, हम जानते हैं कि वर्ग की लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है। मान लेते हैं यहाँ इसकी भुजा x है, तो इसका प्रारंभिक क्षेत्रफल होगा x स्क्वायर। अब प्रश्न के अनुसार इस वर्ग की लंबाई और चौड़ाई यानी भुजा में 50% की वृद्धि की जा रही है, तो जाहिर है कि एक नया वर्ग बन जाएगा। इधर भी बढ़ गया और इधर भी बढ़ गया। लिखेंगे नए वर्ग की भुजा क्या हो जाएगी, x तो पहले से इसकी लंबाई थी, इसमें x का 50% और बढ़ा दिया गया है। हल करेंगे x प्लस x का की जगह पे गुणा का निशान, 50% माने 50/100, इसे काटेंगे तो 1/2, फाइनली आएगा हल करेंगे तो 3/2x यूनिट। अब वर्ग की भुजा 3/2x हो गई है, तो नया क्षेत्रफल होगा, भुजा का वर्ग हम जानते हैं, तो 3/2x का वर्ग। इसे हल करेंगे तो 9/4x स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर जो भी हो आएगा। अब प्रश्न को गौर से देखा जाए तो उसमें लिखा है कि क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ जाएगा। बढ़ने शब्द का इस्तेमाल है, इस पर ध्यान देना है। पहले का क्षेत्रफल x स्क्वायर है और नया क्षेत्रफल हो गया 9/4x स्क्वायर। तो बढ़ा कितना, यहाँ लिखेंगे बढ़ा क्षेत्रफल, बाद वाले क्षेत्रफल में से पहले वाला क्षेत्रफल हमें घटाना पड़ेगा, घटाएंगे तो आएगा 5/4x स्क्वायर। सवाल में पूछा गया है कितने गुना बढ़ जाएगा। बढ़ा तो इतना है, लेकिन कितने गुना बढ़ा है, तो ये जो बढ़ा हुआ क्षेत्रफल है 5/4x स्क्वायर, इसमें पहले वाले क्षेत्रफल से भाग दे देंगे तो मालूम चलेगा कि 5/4 गुना बढ़ा है और विकल्प नंबर 4 सही है। प्रश्न को सावधानी पूर्वक न पढ़ने की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट विकल्प नंबर 1 यानी 9/4 को सही करके चले आए हैं। मेरे ख्याल से आपको पूरा प्रोसेस और सही उत्तर समझ में आ गया होगा। आपके सामने 6वां सवाल पेश है। इसमें लिखा है कि परिमेय संख्या 3/5 और 4/5 के मध्य की संख्या निम्नलिखित में से कौन नहीं है। ऐसे प्रश्न को हल करने का सबसे आसान तरीका है कि दोनों संख्याओं को दशमलव में बदल लें। इसको दशमलव में बदलेंगे तो आएगा 0.6 और 4/5 को दशमलव में बदलेंगे तो आएगा 0.8 और इसी तरह सारे विकल्पों को भी हम दशमलव में बदल लेंगे। समय की बचत के लिए मैंने पहले ही इन्हें दशमलव में बदल लिया है और स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि 0.7, 0.6 और 0.8 के बीच ही में है। 0.63 भी दोनों के बीच में है, 0.66 भी दोनों के बीच में है, लेकिन 0.53 0.6 के पहले कहीं आएगा। इसलिए 16/30 3/5 और 4/5 के बीच में नहीं है। तो इस तरह से 6वें सवाल का विकल्प नंबर 4 सही है। उम्मीद करता हूं कि आपके सभी 6 बहुविकल्पी प्रश्न सही हुए होंगे। आइए अब अति लघु उत्तरी प्रश्नों को देखते हैं। अति लघु उत्तरी प्रश्न 7 नंबर, यदि x - 1/x बराबर 3/2 हो तो x³ - 1/x³ का मान ज्ञात करना है। ये सवाल हमारे परिषदीय स्कूल की जो किताबें लगती हैं उसमें कक्षा 8 की किताब में उदाहरण के तौर पे हल है।
इस तरह के सवालों को मैंने सूत्र और ट्रिक दोनों ही विधियों से आपको लगाने का तरीका बताया था। चूंकि यहाँ क्यूब का इस्तेमाल हुआ है और बीच में माइनस है, इसलिए हम a माइनस बी के होल क्यूब का सूत्र लगाएंगे। क्या करते हैं कि ये जो कुछ दिया हुआ है दोनों पक्षों का हम घन कर देते हैं। जैसे क्या करेंगे, x माइनस 1/x का क्यूब बराबर 3/2 का क्यूब। अब यहाँ देखिए फार्मूला a माइनस बी, a की जगह पे x है और b की जगह पे 1/x है। सूत्र की सहायता से इस कोष्टक को खोल देंगे। क्या आएगा, a क्यूब यानी x का क्यूब माइनस b क्यूब, तो माइनस और b क्यूब का मतलब 1/x का क्यूब माइनस 3, a की जगह पे x, b की जगह पे 1/x और कोष्टक में x माइनस 1/x और यहाँ पे ये वाला आएगा बराबर करके 27/8। आप देख रहे होंगे कि ये चीज ही यहाँ पूछी जा रही है। हल करेंगे, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस ये कट जाएगा, वो अपने आप ऐसा दिया रहता है कि ये कट जाता है, -3 x माइनस 1/x, यहाँ पे 3/2 इसकी वैल्यू दी गई है, यहाँ हो जाएगा गुणे का निशान बराबर 27/8। हल करेंगे, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, ये मान पूछा जा रहा है 27/8, 3/3 ये प्लस हो जाएगा 9/2। हल करने पे आएगा एलसीएम 8, 27 और 9 चौको 36 बराबर 63/8 आंसर। 8वां सवाल दो पासों पर आधारित है। सवाल कह रहा है कि दो पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग अभाज्य संख्या होने का समुच्चय लिखिए। ध्यान दीजिएगा, इसमें प्रायिकता नहीं पूछी गई है, समुच्चय पूछा गया है। हम जानते हैं कि पासे पर 1 से लेकर 6 तक की संख्याएं होती हैं। यदि दो पासे एक साथ फेंके जा रहे हैं तो जाहिर है कि दोनों पासों को मिलाकर जो मैक्सिमम नंबर आएगा वो 12 आएगा। पहले पर भी 6 और दूसरे पर भी 6, 12 से ज्यादा नंबर योग के रूप में आने वाला नहीं है। अब आगे कहा जा रहा है कि दोनों पासों पर जो नंबर आ रहे हैं उनका योग अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो भाई अभाज्य संख्या है क्या? 12 के पहले एक तो 2 है, फिर 3 है, 5 है, 7 है और 11 है। आइए हम लोग समुच्चय बनाते हैं। समुच्चय बनाना है, जाहिर है पहले मझला कोष्टक लगाएंगे। 2 कैसे आ सकता है? 2 आने के लिए दोनों पासों पर 1 और 1 आना होगा। इसी तरह 3 कैसे आएगा? 3 आने के लिए पहले पर 1 आवे, दूसरे पे 2 आवे, या पहले पर 2 आवे, दूसरे पे 1 आवे। 5 कैसे आएगा? 5 आने के लिए पहले पर 1 आए, दूसरे पे 4 आए, या पहले पे 4 आवे, दूसरे पे 1 आवे। ये भी हो सकता है कि पहले पे 2 आवे, दूसरे पे 3 आए, या पहले पे 3 आए, दूसरे पे 2 आए। इसी तरह 7 कैसे आ सकता है? पहले पे 1 आए, दूसरे पे 6 आए, या पहले पे 6 आए, दूसरे पे 1 आए, या पहले पे 2 आए, दूसरे पे 5 आए, या पहले पे 5 आए, दूसरे पे 2 आवे, या ये भी हो सकता है कि पहले पे 3 आवे, दूसरे पे 4 आवे, पहले पे 4 आवे, दूसरे पे 3 आए। इसी तरह 11 आने के लिए क्या होना होगा? पहले पे 5 आ सकता है, दूसरे पे 6 आ सकता है, या पहले पे 6 आ सकता है, दूसरे पे 5 आ सकता है। तो इस तरह 2 पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग अभाज्य संख्या आने की इतनी स्थितियां बनेंगी और ये हमारा समुच्चय बन गया। टोटल 15 स्थितियां हैं। मैं आपको बता दूं कि ये सवाल भी कक्षा 8 की किताब से ही
लिया गया है प्रायिकता वाले चैप्टर से। अब 9वां सवाल परिधि पर आधारित है, इसको भी देखते हैं। यह सवाल बड़ा आसान है। कह रहा है कि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग 3,84,000 किलोमीटर है। पृथ्वी के चारों ओर इसका पथ वृत्ताकार हो। ये पृथ्वी हो जाए बीच में और चंद्रमा इसके चारों ओर वृत्ताकार पथ में चक्कर लगा रहा है। तो ये जो दूरी दी गई है 3,84,000 किलोमीटर, ये त्रिज्या का काम करेगी और ये वृत्त बन गया। पूछा जा रहा है कि चंद्रमा के पथ की परिधि बताइए। तो भाई वृत्त है तो वृत्त की परिधि का फार्मूला लगा देंगे, c बराबर 2πr। 2 अपनी जगह, चाहे तो पाई को पाई रखे रहें और नहीं तो 22/7 कर लें, हम पाई ही लिखे रह रहे हैं और r की जगह पे 3,84,000 लिख देंगे। अब इन दोनों का गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, 7 पाई किलोमीटर ये परिधि आई। यदि आप चाहें तो पाई की जगह पे 22/7 रख के भी इसको हल कर सकते हैं, लेकिन सवाल एक ही नंबर का है इसलिए इतना लिख के भी छोड़ देंगे तब भी एक ही नंबर मिलेगा, और 22/7 लिख के काटेंगे तब भी एक ही नंबर मिलेगा। प्रश्न नंबर 10 गुणनखंड पर आधारित है। 24 - 3a² + 34a का गुणनखंड करना है। ये सवाल भी कक्षा 8 की किताब से लिया गया है। चैप्टर है बीजीय व्यंजकों का भाग और गुणनखंड, आप देख लीजिएगा। इस तरह के प्रश्न जो 2 घात वाले व्यंजक होते हैं उनका गुणनखंड करना आपको बताया गया है। ध्यान ये देते हैं कि यहाँ पे प्लस चिन्ह रहेगा तो आसानी होती है। स्टेप्स क्या है कि a और c का हम लोग आपस में गुणा कर लेते हैं। a और c के गुणनफल को अब हम 2 संख्याओं के गुणनखंड के रूप में इस तरह से लिखते हैं कि इन दोनों संख्याओं का यदि यहाँ प्लस है तो जोड़ के रूप में और यहाँ माइनस है तो घटाने पर ये b नंबर आ जाए। यहाँ पे हम करने जा रहे हैं तो पहले इसको मानक रूप में लिख लेते हैं। ये हम लिखेंगे पहले स्क्वायर वाला टर्म, फिर 1 घात वाला टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म। सुविधा के लिए यहाँ पे प्लस होना चाहिए तो क्या करें कि इस माइनस को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं और बाकी नंबर को कोष्टक के अंदर लिख लेते हैं। तो अब यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ भी माइनस हो जाएगा। अब क्या करना होगा, 3 और 24 का गुणा करेंगे तो मालूम चलेगा कि ये आया 72। चूंकि यहाँ माइनस है तो 72 का हम ऐसा गुणनखंड करेंगे कि घटाने पर 34 आवे। 72 को हम लोग जानते हैं कि लिख सकते हैं 36 × 2, 36 में से 2 घटाएंगे तो 34 ये नंबर आ जाएगा। यद्यपि 72 के बहुत सारे गुणनखंड होंगे लेकिन हमारे काम का गुणनखंड ये है। आगे -3a² और 34 को लिखेंगे हम 36 - 2a - 24। ये अब मझला कोष्टक, माइनस को बाहर रखेंगे, 3a² माइनस से गुणा करेंगे 36a, ये माइनस इसको प्लस में बदलेगा तो +2a - 24। अगला स्टेप दोनों में कॉमन लेते हैं तो माइनस, यहाँ से 3a कॉमन ले सकते हैं, यहाँ बचेगा a - 12 और यहाँ से केवल 2 कॉमन ले सकते हैं तो a - 12 यहाँ से भी बचेगा। अब देखिए a - 12 यहाँ भी है, a - 12 यहाँ भी है, कॉमन लेंगे a - 12, यहाँ बचा 3a और यहाँ बचा +2। अब चूंकि यहाँ पे एक माइनस लगा हुआ है तो इस माइनस को किसी भी ब्रैकेट में अंदर
डाल सकते हैं, तो हम पहले वाले में डाल देते हैं। तो इसको इस ब्रैकेट में डालेंगे तो हो जाएगा 12 माइनस ए इंटू 3a प्लस 2 आंसर। प्रश्न नंबर 11 है कि धनात्मक वर्गमूल लेते हुए इसको सरल करना है। बड़ा आसान है, 400 का वर्गमूल धनात्मक लेना है तो 20 होगा। ये 0.04 का वर्गमूल, पहले तो 4 का वर्गमूल 2, और चूंकि 2 अंक हैं इसलिए इस वर्गमूल के निशान के आगे आएगा केवल 0.2। दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो वर्गमूल में दशमलव के बाद 1 अंक ही रहेगा। फिर इस वाले को देखते हैं, 4 का वर्गमूल 2 होगा और 1 2 3 4 5 6 अंक हैं तो वर्गमूल के निशान के बाहर 3 अंक होंगे, 1 2 3। 3 अंक बनाने के लिए हमने 2 0 लगाया है। अब इसे सीधा सीधा जोड़ लेना है, 20.202। ये बड़ा छोटा सा सवाल था, तो मैं उम्मीद करता हूं कि अति लघुत्तरी भी आपके पूरे के पूरे सही हो गए होंगे। अब लघुत्तरी प्रश्न शुरू होते हैं। 12वां सवाल है, विद्यालय की बास्केटबॉल टीम द्वारा 10 मैचों में प्राप्त अंक निम्नवत हैं और इनकी माध्यिका हमें ज्ञात करनी है। तो माध्यिका निकालने के लिए आप लोग जानते हैं कि पहले पदों को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजाते हैं। तो हमने क्या किया कि आरोही क्रम में इनको सजा लिया है। चूंकि पदों की संख्या 10 है जो कि सम है, जब पदों की संख्या सम होती है तो माध्यिका निकालने के लिए ये फार्मूला लगाया जाता है, n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बटे 2। n का मतलब 10 है, n/2 माने 10/2 यानी 5वां पद, अब प्लस n/2 प्लस 1 माने 5 धन 1 बराबर 6वां पद और बटा 2 कर देना है। 5वां पद 1 2 3 4 5, 5वां पद 12 है तो यहाँ 12 लिखेंगे प्लस 6वां पद, 6वां पद 13 है बटा 2, इसको हल करेंगे तो 12.5 ये माध्यिका आ जाएगी। प्रश्न नंबर 13 रचना पर आधारित है। एक समचतुर्भुज ABCD की रचना करिए जिसकी प्रत्येक भुजा 4.5 सेंटीमीटर और एक विकर्ण 6 सेंटीमीटर का है। तो दूसरे विकर्ण की माप नाप कर लिखना है। अब देखिए ये सवाल जो है 2 नंबर का है, यद्यपि कहा नहीं गया है फिर भी आपको रचना लिखनी होगी तभी पूरे नंबर मिलेंगे। हमें समचतुर्भुज बनाना है स्केल, प्रकार और पेंसिल की सहायता से। समचतुर्भुज की विशेषताएं क्या हैं कि चारों भुजाएं बराबर होती हैं और विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। यह ध्यान रखिएगा कि समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, बड़े छोटे हो सकते हैं। इस प्रश्न को मैंने प्रकार और स्केल की सहायता से कागज पर बनाया है, देख लीजिए आप लोग। मैं इसे बोर्ड पर भी समझा देता हूं। समचतुर्भुज होता कैसा है, चारों भुजाएं बराबर होंगी, ये बीच वाले विकर्ण होते हैं। हमें विकर्ण दिया गया है और भुजा की माप दी गई है। इसे बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, एक तरीका मैं आपको बता दे रहा हूं। सबसे पहला काम स्केल की सहायता से एक हम लोग किरण बना लेते हैं। किरण जानते हैं, एक तरफ तीर का निशान रहेगा, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं A। हमें बनाना है ABCD सम चतुर्भुज। अब क्या करेंगे, हमें AC विकर्ण है जो 6 सेंटीमीटर का है, तो प्रकार में इंच पटरी की सहायता से 6 सेंटीमीटर का दूरी लेंगे और इस पर कट मारेंगे। मान लीजिए यहाँ पे आया 6 सेंटीमीटर पे, इस बिंदु को कहेंगे C। ये है 6 सेंटीमीटर। अगला काम क्या करना है कि भुजा की माप दी गई है 4.5, तो
प्रकार में इंच पटरी की सहायता से 4.5 सेंटीमीटर की दूरी लेंगे और प्रकार के नोक को ए बिंदु पे रखेंगे और पेंसिल से इस साइड में एक चाप काटेंगे और दूसरे साइड में भी एक चाप काटेंगे। फिर क्या करेंगे, दूरी उतनी ही रहेगी 4.5 सेंटीमीटर ही, सी बिंदु पे प्रकार को रखेंगे और इधर कट मारेंगे और इधर भी चाप कट मारेंगे। ये दोनों चाप एक दूसरे को जहां काट रहे हैं ये बिंदु होगा बी और ये वाला बिंदु होगा डी। इसे आपस में इस तरह से मिला लेंगे और ये हमारा समचतुर्भुज तैयार हो जाएगा। चारों ही भुजाएं 4.5 सेंटीमीटर की हैं, क्योंकि प्रकार में हमने 4.5 सेंटीमीटर ही दूरी लिया था। अब इस प्रश्न का दूसरा पार्ट है कि दूसरे विकर्ण BD को नाप कर लिखिए। जैसा कि मैंने बनाया हुआ है और नापा है तो ये आ रहा है 6.7 सेंटीमीटर। अगला सवाल एक चित्र पर आधारित है जिसमें एक राजकीय भवन का मानचित्र दिया गया है। ये राजकीय भवन और इसके सटा हुआ रास्ता है काला वाला। कहा जा रहा है कि रास्ते की चौड़ाई 2 मीटर है, बाकी ये लंबाई चौड़ाई वगैरह दी गई है। तो भवन और सड़क का क्षेत्रफल निकालना है। भवन ये लाल वाला हिस्सा है और काला वाला हिस्सा सड़क है। तो भवन का क्षेत्रफल पहले निकाल लेते हैं कि ये आयताकार भवन है जिसकी लंबाई है 30 मीटर और चौड़ाई है 15 मीटर। तो हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी 30 गुणे 15 बराबर 450 वर्ग मीटर। बहुत आसान है। अब सड़क का क्षेत्रफल निकालना है भाई। तो यहाँ भी क्या करते हैं, चूंकि सड़क की चौड़ाई 2 मीटर दी गई है तो ये भी तो सड़क है, ये आयताकार, तो ये भी 2 ही मीटर का है यहाँ से यहाँ तक। ये फिर एक पतली पट्टी बनी जो आयताकार है, इसकी लंबाई है 30। इस वाले आयताकार पट्टी का क्षेत्रफल हो जाएगा 30 गुणे 2 लंबाई गुणे चौड़ाई, प्लस ये हिस्सा देखिए ये वाला, ये इधर से 2 है क्योंकि रास्ते की चौड़ाई 2 मीटर है। इसमें यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर का है, जिसमें से 15 मीटर यहाँ से यहाँ तक है और 2 मीटर ये हो गया, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक 17 मीटर है। टोटल 20 में से 17 घटा देंगे तो इसकी लंबाई आ जाएगी 3 मीटर और इधर से है 2 मीटर, यानी इस हिस्से का क्षेत्रफल हुआ लंबाई गुणे चौड़ाई। इसी तरह इस वाले हिस्से का भी क्षेत्रफल होगा 3 गुणे 2, ये 60 हो जाएगा, प्लस 6 बराबर 72 वर्ग मीटर रास्ते का क्षेत्रफल होगा। 15वां सवाल भी क्षेत्रफल पर ही आधारित है। कहा जा रहा है कि एक आयताकार बाग की लंबाई और चौड़ाई में 3 संबंध है 2 का अनुपात है। यदि बाग का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। ये लंबाई मान लेते हैं 3x मीटर और चौड़ाई को मान लेते हैं 2x मीटर, क्योंकि 3 और 2 का अनुपात है। तो क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल हो जाएगा 3x इंटू 2x, यानी 3 दूनी 6x स्क्वायर और क्षेत्रफल दिया है 600। यहाँ से हल करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 10 और जैसे ही 10 आएगा तो लंबाई L बराबर 3x है, तो 3 गुणे 10 यानी 30 मीटर और इसी तरह चौड़ाई 2x है, यहाँ पे देखिए बराबर 2 गुणे 10 बराबर 20 मीटर। ये आसान सा सवाल था। एक समांतर चतुर्भुज ABCD दिया गया है। इस सवाल में 2 पार्ट हैं। पहले पार्ट में दिया है कि AB बराबर 16 सेंटीमीटर,
AD बराबर 12 सेंटीमीटर, CF बराबर 10 सेंटीमीटर, तो BG निकालना है जहां ये और ये कोण 90 अंश के हैं। यहाँ पर हम लोग समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणे ऊंचाई होता है। इस सवाल में हम लोग समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल को दो तरीके से लिखेंगे। पहला है, यहाँ आधार AB है और ऊंचाई CF है, ये हुआ पहला तरीका। दूसरा तरीका ये है कि इधर से यदि देखें तो आधार है AD और ऊंचाई है BG। ये दोनों ही क्षेत्रफल एक ही समांतर चतुर्भुज के हैं, इसलिए लगा बराबर का चिन्ह। AB 16, CF 10, AD 12, BG रहेगा। यहाँ से BG बराबर 16 गुणे 10/12 हल करना है। 4 चौको 16, 4 तिहाई 12, यानी 40/3 सेंटीमीटर BG का मान आया। चाहे तो इसे संयुक्त भिन्न या दशमलव में बदल सकते हैं। 16वें नंबर सवाल का ही दूसरा पार्ट है कि यदि AD बराबर 10 सेंटीमीटर हो जाए, CF 8 सेंटीमीटर, BG 12 सेंटीमीटर, तो AB की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। फिर वही काम करना है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दो तरीके से लिखा गया है। AD का मान 10 सेंटीमीटर, BG का मान 12 सेंटीमीटर और CF का मान 8 सेंटीमीटर रख के AB का मान यहाँ से हम निकाल लेंगे, आएगा 15 सेंटीमीटर। ये आंसर। अगला सवाल त्रिकोणमिति पर आधारित है। हमें सिद्ध करना है कि tan 90 अंश बराबर tan 30 अंश प्लस tan 60 अंश बटा 1 माइनस tan 30 अंश इंटू tan 60 अंश। इसे दो तरीके से हल कर सकते हैं। एक तो हम फार्मूला जानते हैं, tan A प्लस B बराबर tan A प्लस tan B बटा 1 माइनस tan A इंटू tan B। हम 90 अंश को लिख सकते हैं दो पार्ट में तोड़कर 30 अंश प्लस 60 अंश। तो देखिए tan 90 अंश बराबर tan 30 अंश प्लस 60 अंश। 90 अंश को दो भागों में तोड़ दिया गया है। अब tan A प्लस B इस सूत्र से क्या होगा, क्रम से tan 30 अंश प्लस tan 60 अंश बटा 1 माइनस tan 30 अंश इंटू tan 60 अंश। ये सिद्ध हो गया। दूसरा तरीका क्या है, इसका लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। LHS बराबर tan 90 अंश, ये हम जानते हैं कि ये अपरिभाषित होता है। tan 90 अंश का मान अपरिभाषित। RHS को देखें, अब इसका मान हमको रखना पड़ेगा। tan 30 अंश का मान 1/3, tan 60 अंश का मान करड़ी में 3, 1 माइनस 1/3 गुणे करड़ी में 3, ये कटेगा तो ऊपर चाहे जो कुछ भी हो, हर में 1 माइनस 1 यानी 0 आ रहा है। हम जानते हैं कि किसी भिन्न में जब हर 0 होता है तो 0 से भाग अपरिभाषित है। अर्थात लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही बराबर आ गए, इसलिए ये सिद्ध हो गया। और पेपर का अंतिम यानी 18वां प्रश्न है, एक पासे को 1000 बार फेंकने पर प्राप्त परिणामों 1, 2, 3, 4, 5, 6 की निम्नलिखित सारणी में दी गई हैं, तो इनका प्रतिशत ज्ञात करना है। मैं आपको बता दूं कि ये प्रश्न भी कक्षा 8 की किताब में प्रायिकता वाले चैप्टर में दिया गया है। केवल शुरू के ये 2 नंबर बदले गए हैं
बाकी नंबर सेम है। इस सवाल में प्रतिशत निकालना है। पासे को कुल 1000 बार फेंका गया है और एक आया है 185 बार, तो इसका प्रतिशत निकालने के लिए 185 बटा 1000 प्रतिशत निकालना होता है, तो 100 का गुणा करते हैं और प्रतिशत का निशान लगाते हैं। ये कटा, उत्तर आया 18.5%। ध्यान से देखें तो ये 185 में केवल एक अंक 5 के बाद दशमलव लगा दिया गया है। ऐसे ही बाकी नंबर का भी प्रतिशत आसानी से निकाला जा सकता है। इसका प्रतिशत हो जाएगा 14.5, इसका होगा 16.0, इसका होगा 14.0, ये 18.0 और ये 19.0 और प्रतिशत का निशान सब जगह लगा देंगे। तो इस तरह से पूरा पेपर हम लोगों ने सॉल्व कर लिया और इस मंगल कामना के साथ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करें, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।